हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और सुपर फास्ट रिवीजन में बच्चों डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का एलिमेंट चैप्टर 8 केमिस्ट्री का चैप्टर 8 है। आज के इस लेक्चर में आप लोग चैप्टर 8 को समाप्त करने वाले हो। ठीक है, मतलब आपका 1 से 1.5 घंटा समय लगेगा। 1 घंटा में लगभग कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब देखिए वीडियो कितने समय में समाप्त होता है ये तो समय बताएगा बच्चों। फिलहाल जो पहला क्वेश्चन है देखिए, फटाफट बिना समय यहाँ पे शुरू करते हैं, भाई समय का लॉस नहीं करना है तो फटाफट शुरू करते हैं। संक्रमण तत्व क्या कहलाते हैं बच्चों? रंगीन यौगिक बनाते हैं, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। तो उपयुक्त तो सही है, सभी के सभी सही हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी द नंबर। क्योंकि संक्रमण तत्व है, रंगीन यौगिक भी बनाते हैं, परिवर्ती संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं, मिश्र धातु भी बनाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु क्रमांक 29 जो है तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक का तत्व है? बताओ। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कापर, जिंक। तो कापर है 29 जो कि डी ब्लॉक का तत्व है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सा। ओके। 3D संक्रमण श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ परिरक्षण प्रभाव क्या होगा? बढ़ेगा। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ेगा। किस संक्रमण तत्व का उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होता है? Mn का +7। Mn मैग्नीज +7 बच्चों। आगे चलते हैं, यहां पर परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो संक्रमण तत्व, क्योंकि इस चैप्टर में संक्रमण तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्व सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं। कारण क्या है भाई? किसी में चुंबकत्व का गुण होना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सा, किसी भी एलिमेंट की बात करें यदि वो अनुचुंबकीय है, इसका मतलब है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है। परा यूरेनियम तत्व वे तत्व हैं जो यूरेनियम से भारी है, यूरेनियम से हल्के हैं, यूरेनियम के समान भार वाले, यूरेनियम के समस्थानिक हैं। तो किसे कहते हैं? परा यूरेनियम। परा मतलब और ज्यादा, तो जो यूरेनियम से भारी है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यूरेनियम से जो और भारी है वो परा यूरेनियम कहलाएगा। क्रोमियम परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है बच्चों? क्रोमियम परमाणु, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1। तो ये भाई इसमें 5 अयुग्मित और एक ये 6, तो 6 अयुग्मित होगा। तो ऑप्शन नंबर ये डी, यानी द नंबर। 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। आगे प्रश्न देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन अंतराकाशीय यौगिक बनाता है? आयरन है, कोबाल्ट है, मैंगनीज है, सभी है। कौन बनाता है? तो इसमें जो है सभी। आयरन भी बनाएगा, यानी हमारे जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये लगभग अंतराकाशीय यौगिक बनाने का काम करते हैं, क्योंकि इनके क्रिस्टलों के बीच रिक्त स्थान होता है जिसमें धातु आकर के यौगिक बना लेता है। लेंथेनाइड श्रेणी में लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइडो की क्षारकता क्या होती है? श्रेणी में भाई OH समूह, तो क्षारकता OH समूह से डिपेंड करता है, तो इसका क्या हो जाएगा? घटता है। क्या होता है? घटता है। ठीक है, चलिए आगे देखो भाई, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। एफ ब्लॉक का तत्व क्या कहलाता है? बताओ भाई। जो आपका डी ब्लॉक का तत्व है संक्रमण तत्व कहलाता है, और एफ ब्लॉक का तत्व क्या कहलाएगा? अंतर संक्रमण तत्व कहलाएगा। क्या बच्चों? अंतर संक्रमण तत्व कहलाएगा। अधिकांश संक्रमण तत्व किस प्रकार के गुण को दर्शाते हैं भाई? अनुचुंबकी की प्रतिचुंबकी। तो संक्रमण तत्व में होता है बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। परमाणु क्रमांक वृद्धि पर लेंथेनाइड को त्रिज्या का आकार क्रमशः कम होता है कि अधिक होता है? तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, आकर्षण बल बढ़ेगा, आकर्षण के कारण आकार में कमी होगी। तो क्या हो जाएगा बच्चों? कमी होगी। जो लेंथेनाइड की त्रिज्या में कमी यानी आकार में कमी लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। ये भी आपके भी क्वेश्चन में आने वाला है, बिल्कुल चिंता ना करें। जिंक केबल कितना +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? कारण है क्योंकि इसमें 3D में 10 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। देखो जो जिंक होता है बच्चों कुछ इस प्रकार से होता है, 3D 10 और 4s2। तो यहां से भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता क्योंकि स्थायी है। डी में यदि 10 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 मतलब अर्धपूर्ण, 10 मतलब पूर्ण भरा है, तो अधिक स्थायी है। स्थायित्व के कारण एस से 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, इसलिए +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है बच्चों। ये चीज क्लियर है? संक्रमण तत्वों और उनके यौगिक किसका कार्य करते हैं? तो उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा दे किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहे, उत्प्रेरक कहलाता है। अगला क्वेश्चन चलो बच्चों, अंतर संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है आपको। किसका? अंतर संक्रमण तत्वों का। तो N-2 अंतिम में से दूसरे कक्षा में भाई 1 से 14 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। N वाले कक्षा में N-1 वाले में जो D में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ज्यादा होता नहीं। और जो अंतिम होता है उसमें आपका होता है
NH2 इसमें पूरा और NP जो है 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, जो अंतिम कक्षा होता है तो NS में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है। P लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो ना लिखिए। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है? KMnO4। इसी से आप ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो Mn का +7 आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से कई बार पूछा गया है, KMnO4 का ऑक्सीकरण अवस्था बताओ। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 का, Mn का ऑक्सीकरण अवस्था +7 बच्चों। Mn का ऑक्सीकरण अवस्था +7, क्या +7, याद रखियो +7। एक्टिनाइड रेडियोधर्मी पदार्थ है। एक्टिनाइड क्या है? रेडियोधर्मी पदार्थ है। रंगहीन है, Zn2 पॉजिटिव, जिसमें D पूरा इलेक्ट्रॉन भरा है तो रंगहीन होगा। ध्यान रखिएगा, D में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, D में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो DD संक्रमण पाया जाता है। और DD संक्रमण का मतलब एक कक्षक से इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षक में कूदने की क्षमता रखते हैं, वो DD संक्रमण होता है। देखो सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, टाइम पास नहीं करना है अपन को, ठीक है। तो यहां पर एक्टिनाइड जो है रेडियोधर्मी रंगहीन, Zn2 पॉजिटिव, क्योंकि S से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाता है, D में पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए रंगहीन है। सिक्का धातु कॉपर सिल्वर, क्या कॉपर सिल्वर, ये ऑप्शन हो जाएगा। एक शब्द में उत्तर देखो भाई, Zn परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता, क्यों? ज्यादा परिवर्ती क्यों नहीं, बताओ? क्योंकि कक्षक पूर्ण होते हैं ना जिंक के, ये पहले भी तो बताया मैंने। जिंक का क्या होता है, देखो मैंने बताया 3D10 4s2, तो केवल 2 ऑक्सीकरण अवस्था देता है। डी से इलेक्ट्रॉन निकलते ही नहीं है, खत्म कहानी। डी में होता है 5 ऑर्बिटल, 5 का मतलब होता है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो सब में 2-2 ऑलरेडी है, और ये स्थायी है, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना ही नहीं चाहता है। कोई भी यदि स्थायी है भाई, जिसकी शादी हो गई, थोड़ी ना दूसरा शादी कराने के लिए सोचेगा। जो भैया शादी नहीं है वो इधर उधर घूमता रहता है, भाई जिसकी शादी हो फिक्स है। हम स्थायी, हम अब किसी से कोई मतलब नहीं रखते, फ्रेंडशिप यही तो होता है आखिरकार। जब तक गले में फंदा नहीं फंसा रहता तो आवारा घूमते हैं लोग। चलो कोई बात नहीं, समझने वाले समझ गए होंगे, इशारा ही काफी होता है। Zn परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है, क्यों? इसका कारण है D कक्षक पूर्ण भरे होते हैं, इसलिए वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है, नहीं करता, केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था। देखो भाई, Cu1 पॉजिटिव है, Cu2 पॉजिटिव है, कौन रंगीन होगा और कौन रंगहीन? इसमें बोला है कौन सा आयन रंगहीन है और क्यों। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? Cu1 पॉजिटिव यानी कॉपर, कॉपर आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक। कॉपर भैया आपका होता है Cu1 पॉजिटिव मतलब 28 इलेक्ट्रॉन, Cu1 पॉजिटिव मतलब 28 इलेक्ट्रॉन, Cu2 पॉजिटिव मतलब कितने? 2 इलेक्ट्रॉन घट गए, 27 इलेक्ट्रॉन। इसका लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए, जैसे इसमें हो जाता है 1 पॉजिटिव में हो जाएगा आपका, हो जाएगा बच्चों 3D10 और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन, और इसमें पूर्ण भरे हैं तो ये रंगहीन होगा। क्या होगा? रंगीन और कौन रंगहीन होगा, ये चीज बताना है। और Cu2 पॉजिटिव की बात करेंगे तो 2 पॉजिटिव में नहीं, 1 ऐसा होना चाहिए ना। देखो फिर से एक बार मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालता हूं, तब समझ में आएगा। जो 29 होता है बच्चों तो 1s2, ठीक है, नहीं गलत ना हो जाए, 2s2 2p6 3s2 3p6, और आपका 4s1 होता है, और 3d कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 19 10 29, ये आपका कॉपर का है। जब 2 पॉजिटिव की बात करेंगे तो 2 पॉजिटिव की बात करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो जब ये D अयुग्मित होगा तो रंगीन होगा, मतलब Cu2 पॉजिटिव रंगीन होता है, और रंगहीन Cu1 पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो Cu1 पॉजिटिव रंगीन होगा, नहीं रंगहीन होगा, और Cu2 पॉजिटिव रंगीन होगा। देखिएगा यहाँ पे गलत लिखा है, कौन सा रंगहीन है? तो भाई रंगहीन मतलब रंग जिसमें ना हो, तो रंगहीन Cu1 पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर 2 पॉजिटिव बोला है, जबकि 2 पॉजिटिव रंगीन आयन होता है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। वही तो मैं सोचा यार आंसर क्यों गलत दिया इसमें। देखो F ब्लॉक के तत्वों को कितने श्रेणी में? 2 श्रेणी में, 4f और 5f। लेंथेनम यानी एक लेंथेनाइट समूह, एक एक्टिनाइट समूह। लेंथेनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थायी होता है? तो +6, नहीं 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 नहीं, लेंथेनम का +3 होता है। ठीक है, +3। Fe2 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इसमें बताओ जरा। Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? Fe का होता है 26। 2 पॉजिटिव तो 24 हो गया, कितना? 24 में 18 आर्गन का होता है बच्चा 6, तो 6 यहाँ पे 6 हो जाते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। लूनर कास्टिक का सूत्र क्या है? AgNO3। चलिए फटाफट अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो कि आपके काम का है। पहला क्वेश्चन आपका है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? यार
ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है कि भाई जो S और P के बीच में उपस्थित होता है और यहाँ पे धातु, यहाँ पे अधातु तत्वों को जोड़ने का काम करता है, उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। और ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन D में प्रवेश करेंगे, चाहे वो 3D हो, चाहे वो 4D हो, चाहे वो 5D हो या 6D हो, मतलब वे तत्व या परमाणु जिसमें अंतिम जो इलेक्ट्रॉन D कक्षक में प्रवेश करते हैं, अर्थात भीतरी D कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कितना सिंपल है। इसकी कई परिभाषाएं हैं बच्चों। संक्रमण तत्व एक ऐसा भी है कि ऐसे तत्व, संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जो S और P ब्लॉक के बीच में हैं तथा दोनों के बीच मध्यस्थता अर्थात दोनों को जोड़ने का काम करते हैं धातु तत्व और अधातु तत्व, उन्हें हम संक्रमण धातु तत्व कहते हैं। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि भाई संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और आप लोग लिख नहीं पाते हैं, तो आप ऐसा भी तो बता सकते हैं, ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन D कक्षक में प्रवेश करते हैं उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व कहे जाने का कारण ये है क्योंकि S और P दोनों के बीच में है, S में धातु और P में अधातु तत्वों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। बच्चों ठीक है, चीजें क्लियर है। समझाने के लिए तो आया हूं, बाकी आंसर शीट तो मैं भी आपको प्रोवाइड कर सकता था कि लो भैया PDF ले लो, आंसर शीट खत्म कहानी। बताओ लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड किसे कहते हैं? अरे भाई F ब्लॉक के तत्वों को लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहा जाता है। लेंथेनम के बाद के 14 तत्वों को लेंथेनाइड कहेंगे और एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को एक्टिनाइड समूह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है कि परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक लेंथेनाइड है और 90 से 103 तक एक्टिनाइड है। ओके, चीजें क्लियर है। संक्रमण श्रेणी के 10 तत्व हैं, क्यों? बताओ भाई, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि संक्रमण श्रेणी क्या है। D ब्लॉक के तत्व, और D ब्लॉक में जो ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 5 और 10 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, इसलिए इस श्रेणी में 10 से ज्यादा तत्व नहीं हो सकते बच्चों। ठीक है, बहुत ही सिंपल और कुछ भी नहीं है, क्योंकि D कक्षक में हम बात करें कुल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो D उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, 5 में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं सकते हैं, इसलिए इनमें 10 से ज्यादा तत्वों को भी नहीं रखा गया। देखो जरा, संक्रमण श्रेणी में D ब्लॉक के तत्व होते हैं और परमाणु क्रमांक बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन D कक्षक में प्रवेश करते हैं और D कक्षक में 1 से लेकर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, अतः किसी संक्रमण श्रेणी में 10 से ज्यादा तत्व नहीं हो सकते। देखो बढ़िया उत्तर लिखा है, इसको बस समझना है। जैसे मैं D की बात करता हूं, D में कितना होता है बच्चों? तो D में 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक? 5 कक्षक, और 5 कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन यदि भरेंगे तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। देखो जरा, यहाँ पे 2 2 2 2 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ से परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो पहले 1 भरा जाएगा, फिर दूसरे का 2, तीसरे का 3, 4, 5, 6, तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 10 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इससे ज्यादा तो भरा नहीं जा सकता। तो बच्चों इसलिए कहा जाता है कि किसी भी श्रेणी में केवल 10 ही आपके तत्व हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। चलो अगला नंबर देखो, लेंथेनाइड का पृथक्करण आसान नहीं है, क्यों? क्या कारण है कि लेंथेनाइड को हम पृथक्कृत नहीं कर सकते आसानी से? तो आप लोगों ने पढ़ा है लेंथेनाइड संकुचन, आज की इस लेक्चर में भी देखोगे कि लेंथेनाइड संकुचन क्या है बच्चों। लेंथेनाइड जो संकुचन होता है उसका मतलब यह है कि परमाणु आकार में कमी होना। जब हम बाएं से दाएं चलते हैं, लेंथेनम समूह की बात करते हैं, जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो कोष की संख्या में परिवर्तन नहीं होती, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, है ना। कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे n-2f में। भाई जब हम बाएं से दाएं चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, बाएं से दाएं चलेंगे इधर, तो n-2f में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। ठीक है, पहले 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो नाभिक का आकर्षण बल भी बढ़ता जाता है, जिससे आकार में कमी आती है। वैसे भी यदि आम को पका देख लो, कुछ दिन बाद देखोगे तो मुरझाया हुआ बिल्कुल पचक जाता है, ऐसा ही ना बोलते हैं। तो वो ऐसा ही होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जाता है, और नाभिक का आकर्षण बल जब बढ़ जाता है तो उसके आकार में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। और इसी लेंथेनाइड संकुचन के कारण, इनके लेंथेनाइड संकुचन के कारण बच्चों इनमें भिन्नता समझ में ही नहीं आ पाता, लगभग समान दिखाई देते हैं। इस कारण से इन्हें थोड़ा सा पृथक करना कठिन हो जाता है। देखो लेंथेनाइड में संकुचन होता है जिसके कारण परमाणविक एवं आणविक त्रिज्या परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है, मतलब बहुत कम डिफरेंस होता है, क्योंकि आकार में कमी आ जाती है।
तथा ये समान गुण प्रदर्शित करने लगते हैं। इसके बाह्यतम दो कोष का विन्यास भी समान होता है, अतः इन्हें शुद्ध अवस्था में अलग अलग प्राप्त करना कठिन हो जाता है। क्योंकि भाई n-2 में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी में 5 कोष है ना, 5 से 6 7 तक होंगे तभी तो काम होगा, बाकी तो काम ही नहीं हो सकता, क्योंकि 4f में प्रवेश करेगा तो 6 कोष होंगे, तो बाहर के 2 कोष लगभग समान होंगे सभी तत्वों के। अंतिम वाले कोष के दूसरे नंबर में अंदर की ओर n-2f में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, और जिसके कारण आकार में कमी आती है, लेंथेनाइड संकुचन हो जाता है। संकुचन होने के कारण इनके त्रिज्या में परिवर्तन देखा जाए तो बहुत कम पाया जाता है। इनके परमाणु के आकार में देखा जाए तो बहुत कम डिफरेंस होता है। समानता, इनके गुण भी समान हो जाते हैं, इस कारण से इन्हें पृथक करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है बच्चों। ठीक है, अगला नंबर देखिए, लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड के दो उपयोग। लेंथेनाइड के उपयोग मैंने बताया था आप लोगों को कि मिश्र धातु के रूप में इसका पेट्रोलियम रिफाइनिंग या मान लो उपकरण के रूप में, जैसे आपका लाइटर होता है, ठीक है, ऑप्टिकल उपकरण में भी किया जाता है। दो उपयोग तो लिखना ही है। एक्टिनाइड का उपयोग जहां का रेडियोधर्मिता का उपयोग कार्डियक पेसमेकर जैसे उपकरणों में बिजली देने के लिए किया जाता है। याद कर लीजिएगा यार, ये चीज तो मुझे भी याद नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया आज तक में, कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। आपको तैयार करना है तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा जाता है, संक्रमण तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, क्यों? अब देखो, संकुल यौगिक वही बनाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता हो, जिसमें कक्षक खाली हो। जिसमें कक्षक नहीं है, खाली रिक्त डी ऑर्बिटल्स नहीं है, भाई इलेक्ट्रॉन युग्म आता है। संक्रमण यौगिक जो संकुल यौगिक है, संकुल यौगिक होते हैं, उनमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो लिगेंड से, मैंने पढ़ा दिया है चैप्टर 9, संक्रमण धातुओं से जो बना संकुल यौगिक है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि भाई केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है, और जिस धातु के पास इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता होगी वही संकुल यौगिक बना सकता है। क्योंकि संक्रमण तत्व का मतलब होता है डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के धातुओं में रिक्त डी ऑर्बिटल्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसी कारण ये संकुल यौगिक बना सकते हैं। ठीक है, देख सकते हो यहां पे क्या लिखा है कि संक्रमण धातुएं संकुल यौगिक बनाती है क्योंकि इनके बाह्यतम कोष में खाली कक्षक उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इन धातुओं के आकार छोटे तथा इन पर आवेश उच्च होता है। समझ रहे हैं, इस कारण से ये संकुल यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं। अर्थात कुल मिलाकर सबसे बड़ा कारण है, फैक्ट समझो, कि संकुल यौगिक वही धातु बनाएगा जिसमें रिक्त डी ऑर्बिटल्स उपस्थित होंगे। क्योंकि जब संकुल यौगिक का निर्माण होता है तो केंद्रीय धातु परमाणु धातु आयन ही होगा और वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा। जो लिगेंड होते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म सीधे सीधे प्रदान करते हैं और केंद्रीय धातु परमाणु उन इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करता है बच्चों। इस कारण से इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अति लघु उत्तरी खत्म हो गया, लघु उत्तरी पर हम पहुंच चुके हैं। भाई स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्यों? परिवर्ती मतलब बदल जाए, और ये बदले का कब? कि जैसे मान लीजिए यदि किसी को वो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था, किसी को वो 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था, किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था, किसी के साथ 7 बंध बनाने की क्षमता रख लिया तो +7 ऑक्सीकरण अवस्था। समझ रहे हैं? और अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 ये अपने संक्रमण तत्व की बात करें तो n-d में ही जाएगा, है ना, n-1d और ns अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। संक्रमण तत्व की बात करते हैं, जब लेंथेनम समूह की बात करते हैं, लेंथेनाइड तत्व की बात करते हैं तो उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f में जाता है, लेकिन यहां पर n-1d में जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे बड़ा कारण है परिवर्ती संयोजकता का, सबसे बड़ा कारण है इलेक्ट्रॉन देने की, इलेक्ट्रॉन को, है ना, किसी के साथ बंध बनाने की क्षमता। अर्थात यदि देखा जाए कि अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d में प्रवेश करता है और ये जो ns है यानी बाह्यतम कोष हमारा ns है, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d में जाएगा लेकिन उसके पहले ns में जाएगा, तो सबसे पहले जब बंध बनाने की क्षमता होगी तो ns से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। लेकिन इन दोनों
इन दोनों की ऊर्जा लगभग समान होती है, इसलिए s तो इलेक्ट्रॉन देता ही है और n-1d भी कम ऊर्जा पे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दे सकता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य कर सकता है, जिसके कारण परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। नहीं आया समझ में भाई? अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि संक्रमण तत्व की बात करें उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d में प्रवेश करता है। किसमें? n-1d में। और भाई ns में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब किसी से बंध बनाने की बात आएगी तो पहले ns का इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, लेकिन इन दोनों में ऊर्जा में अंतर काफी कम है, लगभग ऊर्जा समान होती है। इस कारण से इसके भी इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य करने लगते हैं, बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। आगे चलें बच्चों, अगला नंबर है संक्रमण तत्वों के रंगीन आयन होते हैं क्यों? कारण क्या है समझाइए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चलते हैं। संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन होते हैं क्यों? देखिए इसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूं। जैसे बच्चों यदि मैं डी कक्षक की बात करूं, संक्रमण तत्वों में डी कक्षक होते हैं और ये मेरे पास इनमें 5 कक्षक हैं, इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, है ना? सही है, सबको पता है। अब यदि इनमें डी कक्षक अयुग्मित है, अयुग्मित का मतलब ये होता है कि पूर्ण रूप से ना भरे हों। जैसे मैं मान के चलता हूं 3 इलेक्ट्रॉन है, अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जा सकते हैं, ये ऊर्जा लेकर के एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जा सकते हैं, और यही जो एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाते हैं ये जो प्रक्रिया है वो डी संक्रमण कहलाता है। डी से डी में प्रवेश करना, डी से डी में प्रवेश करना डी संक्रमण कहलाता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तभी समझ में आएगा कि भाई डी से इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तो डी संक्रमण कहलाता है। अब इस स्थिति में होता क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, मान के चलता हूं भाई डी में भी निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षक हैं, उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षक हैं, तो पहले वो ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। ठीक है, और भैया जब वो पुनः वापस आता है, जब वो पुनः वापस आता है तो उसी ऊर्जा को क्या कर देगा, उत्सर्जित कर देगा, फलस्वरूप हमें वो दिखाई देगा। या कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है तो श्वेत प्रकाश के कुछ रंगों को अवशोषित कर लेता है, कुछ रंगों को निकाल देता है, वो रंग हमें दिखाई देने लग जाती है। और इसके पीछे का कारण होता है इलेक्ट्रॉन का डी संक्रमण, डी कक्षक के एक कक्षक से दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन का जाना। कुछ समझ में आया? ये चीज समझो, दोनों फैक्ट आप समझो कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पे जा रहा है, यानी डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश कर रहे हैं। बस यहां पर यह हो रहा है कि जब वो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऊर्जा को अवशोषित करेंगे। अब श्वेत प्रकाश में सभी रंग होते हैं, श्वेत जो प्रकाश होता है उनमें सभी रंग पाया जाता है। अब वो कुछ रंगों को अवशोषित कर लेते हैं और कुछ रंगों को अवशोषित नहीं करते, तो जो अवशोषित नहीं होंगे भाई वो हमें दिखाई देंगे। जैसे स्कूल में एंट्री मार रहे हैं बच्चे, जो स्कूल के 12th क्लास के बच्चे प्रवेश कर गए, बाकी जो प्रवेश नहीं किए वो गेट में दिखाई देंगे। ऐसे ही भाई साहब जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पे जाता है तो वो प्रकाश के कुछ रंगों को अवशोषित कर लेता है और जिन रंगों को अवशोषित नहीं करता वो हमें दिखाई देता है। इस कारण से रंगीन आयन बनता है। तो रंगीन आयन वही एलिमेंट्स बना सकता है जिसमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे तो फिर रंगीन आयन बनने का चांस खत्म। पहले भी बता दिया भाई, यदि इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हैं, जैसे कॉपर का समझा रहा था, ठीक है, कॉपर का समझा रहा था, तो यदि कॉपर में 3D में 10 इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो रंगीन आयन नहीं बना सकता। यदि 3D 9 है, एक इलेक्ट्रॉन की भी कमी है, तो इलेक्ट्रॉन घूमने का चांसेस है, संक्रमण होने का संभावना है, इसलिए वो रंगीन आयन बना सकता है। बच्चों उत्तर लिख लिया करो भाई साहब, ज्यादा समझाने की जरूरत ना पड़े। ये बताओ लेंथेनेट संकुचन के क्या कारण है, क्यों लेंथेनेट संकुचन होता है? वैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हम बाएं से दाएं चलते हैं, ठीक है, जैसे हम बाएं से दाएं चलते हैं तो n-2f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है। ठीक है, मैं आपको अपने भाषा में समझा रहा हूं, ये किताबी भाषा में नहीं। जैसे भाई हम बाएं से दाएं चलते हैं, लेंथेनेट समूह में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो n-2f में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे आकार में कमी हो जाती है।
यही लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। देखो जरा, लैंथेनाइड में यूएफ कक्षक का आकार तथा ये परमाणु के अधिक अंदर स्थित होने का इनका शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, अतः बाह्य इलेक्ट्रॉन पर केवल नाभिक का आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे आकार में कमी होती जाती है। इसे ही लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। कुल मिलाकर के यही चीज है। ये आपका प्रेरणिक प्रभाव कह रहा, शील्डिंग इफेक्ट, कि भाई साहब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, आप ही बताओ ना भाई, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है, जैसे n-2 तो अंदर वाले कोष में है, इसके बाहर भी तो n-1 में भी तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ns में भी तो इलेक्ट्रॉन है, np में तो भी इलेक्ट्रॉन है। ये भी इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के साथ आकर्षण का कार्य करेंगे, और ये आकर्षण बल ज्यादा होता है बच्चों। आकर्षण बल बढ़ने से आकार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, सिंपल है। ठीक, ये चीज तो आपको बताया भी गया है कि जैसे बाएं से दाएं चलेंगे, बाएं से दाएं चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, और नाभिक के आकार में कमी होना ही संकुचन है। इसमें कुछ है नहीं बच्चों, सिंपल है। संगमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। अच्छे उत्प्रेरक के पीछे का कारण है कि जल्दी से उसके सतह के साथ क्या कर सकते हैं, बढ़िया इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान। भाई देखो, संक्रमण तत्व मतलब डी ब्लॉक के तत्व, सबको पता है, और डी ब्लॉक के तत्व मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में प्रवेश करते हैं, और डी ऑर्बिटल्स अयुग्मित होते हैं। उनमें जगह भी होता है किसी के साथ बंध बनाने की, तो ये किसी के भी सतह में जाकर के बढ़िया से परिवर्तित संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करके संकुल बना लेते हैं। फिर बाद में भले अलग हो जाता है तो बात अलग है। देखो, उत्प्रेरक का काम क्या है, पहले मिल जाना, बढ़िया बैठकर उसका काम करवाना, फिर जब उसका काम संपन्न हो जाए तो वापस आ जाना। समझ रहे हैं? जैसे आपके साथ जो टीचर हैं, पूरे साल भर आपके साथ घुल मिल करके आपको पढ़ाते हैं, आपके पेपर तक आपका मदद करते हैं, हम लोग भी आपके लिए निरंतर लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही पेपर हुआ तो आप हमें भूल जाते हैं और अपने रास्ते पे चले जाते हैं। सही है कि नहीं? ये बिल्कुल 100% परफेक्ट बात है, क्योंकि आज मेरे को 7 साल पढ़ाते हो गए, तो कई सारे बच्चे आए जिनके साथ हमारी इतनी दोस्ती थी, इतनी मित्रता थी कि उनके छूटने में भी हमें दर्द हुआ, आंख से आंसू भी निकले, और आज वो बच्चे हमें भी भूल गए। ऐसा होता है, कारण होता है। देखो, वैसे ही तो इसमें भी हो रहा है कि उत्प्रेरक ऐसे ही काम करता है। उत्प्रेरक, टीचर एक उत्प्रेरक है जो आपको उत्प्रेरित करता है, आपको पढ़ाता है, आपको मदद करता है, आपके जीवन के भविष्य के लिए कामना करता है कि आप लोगों का बेहतर से बेहतर जिंदगी हो सके, आप बेहतर से बेहतर पढ़ सके। ये टीचर ही कर सकता है उत्प्रेरक की भांति। इसी प्रकार संक्रमण तत्व हैं, इनमें डी ब्लॉक में जो ऑर्बिटल्स हैं वो अयुग्मित हैं। इन इलेक्ट्रॉनों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति है, किसी के साथ भी जाकर के आसानी से ये युग्मित हो जाते हैं, बढ़िया से दोस्ती बना लेते हैं और अभिक्रिया को संपन्न करा देते हैं, और पुनः वो अलग हो जाते हैं। समझ रहे हैं? यही चीज लिखा हुआ है। थोड़ा समझने की कोशिश करो कि संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक होती हैं। अरे यार, ये तो हम जानते हैं, क्योंकि इन धातुओं में रिक्त डी कक्षक की उपलब्धता और परिवर्तित संयोजकता व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित होने के कारण अस्थायी माध्यमिक यौगिक का संकलन बनाने की प्रवृत्ति होती है। अस्थायी मतलब पहले जाकर के जुड़ गए और फिर हम आपकी दोस्ती को खत्म कर देंगे जब आपका काम हो जाएगा। बच्चों, यही चीज तो होता है। टीचर आए आपके जीवन में, साल भर आपके साथ कंटिन्यूटी के साथ बेहतर एक फ्रेंड के समान बन करके आपके साथ मदद करते हैं, और जब पेपर हो जाता है तो आपका रास्ता उनका रास्ता अलग हो जाता है ना। इसी प्रकार ये अस्थायी यौगिक बनाते हैं। ऐसा नहीं, माध्यमिक का मतलब मध्य वाला, फाइनल उत्पाद नहीं। फिर भाई, अतः ये सक्रियण ऊर्जा के विकल्प प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त ये अभिक्रिया के लिए आवश्यक पृष्ठ या सतह प्रदान करते हैं, जिससे अभिकारक उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होकर क्रिया पूर्ण करते हैं। अभिकारक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। इसके पीछे का रीजन आपको बता ही दिया कि भाई डी ब्लॉक अच्छे उत्प्रेरक क्यों हैं, क्योंकि इनमें रिक्त डी ऑर्बिटल्स हैं। इस कारण से आसानी से डी ऑर्बिटल्स रिक्त हैं तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे, परिवर्ती संयोजकता दर्शाएंगे। ये तो इनका गुण ही है। इस कारण से ये क्या करते हैं, पहले जल्दी से आसानी से माध्यमिक यौगिक बना लेते हैं, संकुल यौगिक बना लेते हैं। एक मतलब माध्यमिक यानी जुड़ जाते हैं कुल मिला करके, और जब जुड़ गए तो कोई भी पदार्थ क्रिया करने आएगा तो देखेगा यार ये तो बड़े हैं, है ना, अच्छे लोग हैं, है ना, इनके साथ क्रिया कर लेना चाहिए। और जबकि ये नहीं जानते कि उत्प्रेरक उसके साथ बैठा है। जैसे मान लीजिए 4 व्यक्ति कहीं पे बैठे हैं, कोई व्यक्ति आएगा तो बोलेंगे अरे यार ये अच्छे बढ़िया कुर्सी में बैठे हैं, वजनदार आदमी है, पता चला उस घर का हो या अकेला ही आदमी है। ऐसा ही होता है ना। तो यही काम है
ये रिक्त डी ऑर्बिटल प्रदान करते हैं और बढ़िया से किसी के साथ माध्यमिक यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, जिससे सामने वाला जो अभिकारक है आसानी से उसके साथ क्रिया कर लेता है। ये चीज़ है बच्चों। चलो लेंथेनाइड तत्व किन्हें कहते हैं, तो लेंथेनम के बाद के 14 तत्वों को लेंथेनाइड श्रेणी में रखा गया, इसलिए उन्हें लेंथेनाइड तत्व कहा जाता है। ठीक है, 4F ब्लॉक के तत्वों को, क्योंकि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दो, F ब्लॉक को दो भागों में बांटा गया, एक लेंथेनाइड समूह, एक एक्टिनाइड समूह। लेंथेनम के बाद के 14 तत्वों को लेंथेनाइड और एक्टिनियम के बाद के 14 के तत्वों को क्या बोला जाता है बच्चों, क्या बोला जाता है, एक्टिनाइड समूह कहा जाता है ना। 4F और 5F होते हैं, तो ये चीज है। जिंक लवण रंगहीन होते हैं जबकि निकिल लवण रंगीन होते हैं, क्यों? ये चीज सबसे बड़ा फैक्ट है, मैंने आपको अभी बताया रंगहीन और रंगीन में क्या डिफरेंस है, क्यों होता है। अब मैं आपको बात बताता हूं कि जो जिंक होता है इसमें अंतिम में डी में 10 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं, और जब 10 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हैं तो क्या इसमें डी संक्रमण होगा? डी संक्रमण होगा? संभव ही नहीं है, नहीं है, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ये डी है भैया, 3d10 इलेक्ट्रॉन है, 3d10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 5 कक्षक में पूर्ण रूप से 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, और जब 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो इन्हें किसी के साथ कूदने की, कहीं पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसमें डी संक्रमण नहीं पाया जाता। और जिसमें डी संक्रमण नहीं पाया जाएगा मतलब डी के इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करें, वो डी संक्रमण कहलाता है। जिसमें डी संक्रमण ना पाया जाए वो रंगहीन होता है, उसमें कोई कलर नहीं पाया जाता। इसलिए बच्चों जो Zn है उसमें 3d10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें डी संक्रमण संभव नहीं हो पाता, इस कारण से रंगहीन होता है। जबकि निकिल में डी कक्षक अपूर्ण है, इसलिए उसमें डी संक्रमण पाया जाता है, इसलिए वो रंगहीन नहीं होता बल्कि रंगीन होता है। क्या बोला भाई? रंगीन होता है। देखो ना, यह रंगहीन लिखा है, रंगीन है, ठीक है, ये गलत भी रहता है यार। जैसे मैंने अभी एक गलती वहाँ पे बताया, ये गलती यहाँ पे, तो कई जगह गलत भी मिलेगा आपको। इसलिए तो कहते हैं कि भाई बुक ही बुक का सहारा, ऐसा कुछ नहीं है, टीचर के बिना कुछ नहीं हो सकता बच्चों, समझ रहे ना, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो यदि किसी भी क्वेश्चन की बात करेंगे, जब भी ये इस प्रकार से आयन वाले निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं कि ये Cu2 पॉजिटिव रंगहीन, ये रंगीन क्यों, उसके पीछे कारण क्या है, तो आप सिंपल बता देना। क्वेश्चन में तो लिखा रहेगा कि ये रंगीन है, रंगहीन है, तो आप बता देना कि जो रंगीन दिखेगा तो उसमें बता देना इसमें डी कक्षक क्या है, रंगीन यदि है तो समझ लेना कि इसमें डी कक्षक अपूर्ण है, अर्थात इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल्स हैं, रिक्त डी कक्षक हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जा सकते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं तो इसमें डी संक्रमण पाया जाएगा, और डी संक्रमण पाया जाएगा तो रंगीन यौगिक बनेगा। लेकिन जिसमें इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में पूर्ण रूप से भरे हैं उसमें डी संक्रमण नहीं पाया जा रहा है, अब डी संक्रमण संभव नहीं है तो रंगहीन होगा, अर्थात रंगीन यौगिक नहीं बनाएगा, रंगीन आयन नहीं बनाएगा बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग से आपको ना समझाना पड़े, समझ रहे हैं, तो इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते चलिए। अगला क्वेश्चन देखो, एक्टिनाइडों की आक्सीकरण अवस्था समझाइए। परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था, एक्टिनाइड में थोरियम से लेकर लारेंसियम तक 14 तत्व शामिल है। कहां से? थोरियम से लेकर के लारेंसियम तक 14 तत्व शामिल है। माना जाता है कि सभी एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7s2 परिवर्तनीय अभिभाग 4F और तथा 3D उपकोष का निर्माण होता है। इन सभी का ऊर्जा स्तर मोटे तौर पर लगभग समान होता है। समानता +3 आक्सीकरण अवस्था एक्टिनाइड दिखाते हैं। थोरियम में +4, यहाँ पर आपका यहाँ पर प्लेटिनम है, नहीं पैलेडियम है भाई। पीए का क्या होगा जानते हैं? प्रोटेक्टिनियम है ना, फिर यूरेनियम, फिर नेपच्यूनियम है, इनका आक्सीकरण अवस्था दिया है। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर के ये चीज़ बताया गया कि जो एक्टिनाइड है उसमें चाहे हम बाहर की बात करें, 5F की बात करें, चाहे 60 की बात करें, चाहे 7s की बात करें, इनकी जो ऊर्जा लगभग समान होती है, इसलिए यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। इस कारण से यहाँ पे परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। मुख्य रूप से +3 होता है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स जैसे आपका थोरियम +4, प्रोटेक्टिनियम का आपका हो गया +5, यूरेनियम का +16 और नेपच्यूनियम का +7 अधिकतम आक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ये चीज बताया गया बच्चों। ठीक, चलिए, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इस पर मैंने वीडियो बना भी दिया है, आप लोग देख लेना। लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके आकार में कमी होती है, लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। इसके पीछे का कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं n- यहाँ पर n-2 है। ठीक है, देखो यही गलतियां होती है बच्चों,
N-2 उपकोष में प्रवेश करता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच आकर्षण बल में वृद्धि होती है, जिससे आकार में कमी हो जाती है। इसके प्रभाव से भाई लैंथेनाइड संकुचन को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना कठिन हो जाता है। बोला गया था ना पृथक्करण कारण, कि भाई लैंथेनाइड समूह के तत्वों को पृथक करना कठिन हो जाता है। इसके पीछे का यही है कारण, लैंथेनाइड संकुचन। आकार में कमी हो गई, लगभग त्रिज्या समान हो गया, गुण भी समान दर्शाने लग गए। इस कारण से बच्चों इनमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसके बाद दूसरा भी प्रभाव है कि लैंथेनाइड में से पहले आने वाले और बाद में आने वाले तत्वों के अपेक्षित गुण में बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। मतलब पहले आने वाले तत्वों की जो गुण है वो बाद में आने वाले तत्वों के गुण के समान हो जाता है। जैसे यहाँ पे Ti लिखा है ना, टाइटेनियम और जिरकोनियम के गुणों में भिन्नता होती है, जबकि जिरकोनियम और हाफनियम के गुणों में समानता होती है। तो इसके प्रभाव है लैंथेनाइड के कारण जो समानता दर्शाने चाहिए वो नहीं दर्शाते। जैसे टाइटेनियम और जिरकोनियम ये समानता दर्शाने चाहिए लेकिन नहीं दर्शाते, लेकिन वहीं पे जिरकोनियम हाफनियम में गुणों में समानता नहीं होनी चाहिए तो समानता दर्शाने लगता है। ये कारण होता है बच्चों। तो ये चीज सहसंयोजक लक्षण भी इसका प्रभाव है कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण जो M+3 आयन का आकार कम होता है, MOH में सहसंयोजक लक्षण बढ़ता है। मतलब लैंथेनाइड संकुचन के कारण ही सहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता बढ़ जाती है, इसमें ये बताया गया है कुल मिलाकर। ठीक, तो ये लैंथेनाइड संकुचन पर एक अलग सा सेपरेट वीडियो बनाया हूं मैंने, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग देख लेंगे, उसे भी तैयार कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, जिंक कैडमियम Hg, मतलब आपका जिंक है कैडमियम Hg संक्रमण तत्व गुण प्रदर्शित नहीं करते, क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था, जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30 और डी में 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, मैं सिर्फ सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूं, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं। यदि मैं कह दूं कि जिंक में 3D 10 इलेक्ट्रॉन, आपका कैडमियम है इसमें 4D 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें Hg पारा है इसमें 5D 10 इलेक्ट्रॉन, पूर्ण रूप से युग्मित होते हैं। और जब युग्मित होते हैं, पूर्ण भरे होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें होते ही नहीं है, तो इस कारण से बच्चों ये ना तो परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ठीक है, ना तो रंगीन यौगिक बनाता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों में बहुत कुछ इसमें भिन्नता पाई जाती है, इसलिए कहा जाता है कि ये संक्रमण तत्वों के समान गुण प्रदर्शित नहीं करते। इसके पीछे का एक ही कारण है, क्योंकि इसमें डी उपकोष पूर्ण भरे होते हैं और अलग से कुछ नहीं है। ठीक है, देखो जिंक कैडमियम Hg नरम धातु है क्योंकि इनमें डी उपकोष पूर्ण भरे होते हैं, पूर्ण रूप से भरे होते हैं। इनमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि 3D में 10, यदि हम कैडमियम की बात करें तो 4D 10, Hg की बात करें तो 5D 10, 4s, आगे भी s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। तो कक्षक पूर्ण रूप से भरे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसलिए इनका गलनांक क्वथनांक निम्न होता है तथा इनमें उपस्थित धात्विक बंध भी दुर्बल होता है। इसी कारण से जिंक, Hg और कैडमियम संक्रमण तत्वों में समान गुण नहीं प्रदर्शित करते। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? यह चीज आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास जिंक है, कैडमियम है, Hg है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम बात करते हैं बच्चों, तो इसमें डी में पूर्ण रूप से 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ये परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था भी नहीं दर्शाते। जब डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूर्ण रूप से युग्मित है, तो रंगीन आयन भी नहीं बनाते। तो ये कई सारे गुणों के कारण ये संक्रमण तत्वों के समानता गुण को प्रदर्शित नहीं करते। इसके पीछे का कारण क्या है? अब देखो, ये फिर से क्वेश्चन आ गया, लैंथेनाइड समूह को पृथक करना क्यों कठिन है? भाई इसमें कई सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। इसके पीछे का यही कारण है कि लैंथेनाइड संकुचन हो जाता है, जिससे भाई साहब उनकी जो त्रिज्या है या परमाणु आकार लगभग समान हो जाता है, उनके रासायनिक गुण भी समान हो जाते हैं, इसलिए उन्हें शुद्ध अवस्था में अलग करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। बस एक ही उत्तर है सब में, लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव में भी यही लिखना होता है। समझ रहे हैं? लैंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके बारे में भी आपको कई सारे लैंथेनाइड संकुचन से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन वही रहता है, उसको बस इधर उधर घुमा दिया जाता है, आपको थोड़ा सा क्या भ्रमित किया जाता है कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण तथा बाह्यतम 2 कोष में विन्यास समान होने के कारण इन तत्वों के रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता होती है, अतः इन्हें शुद्ध अवस्था में अलग अलग करना कठिन हो जाता है। लैंथेनाइड संकुचन हो जाता है, परमाणु आकार लगभग समान हो जाती है, परमाणु त्रिज्या भी लगभग समान हो जाती है, जिस कारण से इन्हें गुणों में समानता भी पाई जाती है, और इन्हीं के कारण इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन बन गया जो ऑब्जेक्टिव में गलत लिखा था, Cu1 पॉजिटिव रंगहीन होता है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि वो गलत है, और Cu2 पॉजिटिव रंगीन होता है। कारण है
3D10 4s1 है, ठीक है। जब 1 पॉजिटिव हुआ तो 3D10 4s 0 इलेक्ट्रॉन हो गया। जब 2 पॉजिटिव हो गया तो 3D9 और 4s 0 इलेक्ट्रॉन। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कब? Cu2 पॉजिटिव पर, Cu1 पॉजिटिव, ये Cu पर इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हैं तो कुछ मतलब का नहीं है। Cu1 पॉजिटिव, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे हैं तो ये रंगहीन होगा, लेकिन Cu2 पॉजिटिव रंगीन होगा क्योंकि 3D9 है। डी में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गए तो भैया उसमें डी संक्रमण होगा, और डी संक्रमण होगा तो उसमें भाई रंगीन आयन बनेगा, रंगीन होगा। यहां पे थोड़ा पढ़ लो आप लोग। Cu1 पॉजिटिव का परमाणु क्रमांक 29 है, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 है, ठीक है। यदि हम बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इतना होता है 3D10 4s1, 4s1 है ना, 45 नहीं, गलत लिखा रहता है। अब 1 पॉजिटिव की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, s से निकल जाएगा, लेकिन 3D10 बचेगा ना, जिसमें अयुग्मित नहीं है एक भी, इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हैं तो डी संक्रमण नहीं पाया जाएगा। लेकिन यदि बात कर ले 2 पॉजिटिव में तो 3D में 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बच्चों। ये चीज मैंने बताया, 3D में 9 इलेक्ट्रॉन, इसमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित डी कक्षक होंगे जिससे डी संक्रमण पाया जाएगा, और जिसमें डी संक्रमण संभव होगा वो रंगीन यौगिक का निर्माण करेंगे। ये मूलभूत सिद्धांत है, लिख कर ले लो बच्चों। समझ में आ रहा है कुछ हम क्या समझा रहे हैं? कि भाई Cu1 पॉजिटिव रंगहीन है। रंगहीन मतलब जो आपका रंग ही नहीं देता है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि इनमें डी संक्रमण संभव नहीं है। यदि डी संक्रमण संभव हो जाए तो वो रंगीन बना देगा। और Cu2 पॉजिटिव में 3D9 इलेक्ट्रॉन, और जब 3D9 इलेक्ट्रॉन तो डी संक्रमण संभव, जब डी संक्रमण संभव तो रंगीन आयन बनाने की क्षमता, इस कारण से रंगीन होते। सब में जहां भी रंगीन की बात आ जाएगी, रंगहीन रंगीन वाले बात आ जाएंगे, तो जहां रंगहीन मतलब वहां अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें डी इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से डी में डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हैं, इसलिए वो रंगहीन है, उसमें डी संक्रमण नहीं पाया गया। लेकिन जिसमें बात आएगी रंगीन की, मतलब उसमें डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, डी संक्रमण पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने की कोशिश कर रहा है, इसी कारण से उसमें बच्चों रंगीन यौगिक बनाने की क्षमता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए फटाफट अंतर देख लीजिए। मैंने इसको कंप्लीट भी करा दिया है, आप लोग तैयार भी किए होंगे। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दो समूह में बांटा गया। 4f में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे लेंथेनाइड, और एक्टिनियम में 5f में प्रवेश करे तो एक्टिनाइड। चूंकि आप ये भी कह सकते हो लेंथेनम की बाद की 14 तत्व हैं, इसलिए इसे लेंथेनाइड कहा जाता है। एक्टिनाइड क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक्टिनाइड के बाद की 14 तत्व, इसलिए एक्टिनाइड कहा जाता है। ठीक है, ये कम क्षारीय होते बच्चों, ये अधिक क्षारीय होते, ऑक्सीजन नहीं बनाते, ये ऑक्सीजन बनाते हैं, बस सिंपल है और ज्यादा कुछ नहीं। 4 अंतर तैयार करना, 2 अंक का क्वेश्चन पूछेगा थोड़ी ना हमको 8 अंतर तैयार करना, 4 अंतर तैयार कर लो, ज्यादा डिटेल्स में नहीं। सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, समय लॉस नहीं करना है। ये लेंथेनाइड अंतिम 4f में प्रवेश कर, एक्टिनाइड में अंतिम 5f में प्रवेश करेंगे। लेंथेनम के बाद के 14 तत्व इसलिए लेंथेनाइड कहा जाता है, एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व इसलिए एक्टिनाइड कहा जाता है। ये आप लिख दो कि कम क्षारीय होते हैं, अधिक क्षारीय होते हैं, ऑक्सोएन नहीं बनाते हैं, एक्टिनाइड ऑक्सोएन बनाते हैं। बस सिंपल है बच्चों, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस आपको तैयार ही नहीं करना है। ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न पर पहुंच गए। ठीक है, आगे चलो, देखो क्वेश्चन। एक्टिनाइड तत्वों का रसायन उतना नियमित नहीं है जितना कि लेंथेनाइड तत्वों का रसायन। इन तत्वों की ऑक्सीकरण के आधार पर इस कथन का आधार प्रस्तुत कीजिए। बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना ये क्वेश्चन। हालांकि एक बार देख लो, लेंथेनाइड का ऑक्सीकरण +2 +3 +4 है, इसमें +3 सर्वाधिक स्थायी है। यदि ऑक्सीकरण अवस्था सीमित संख्या कारण है, 4f 5d और 6d में समान ऊर्जा अंतर का बहुत कम, मतलब लगभग समान ऊर्जा ऐसा है। जिसके विपरीत एक्टिनाइड में ये इतना ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, +3 होता है। इसका कारण है, अरे यार इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई मतलब का नहीं है। इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि लेंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था +2 +3 +4 पाया जाता है, सर्वाधिक +3 अवस्था होता है। इसके कारण यह है कि 4f 5d और 6d में ऊर्जा का अधिक अंतर होना, मतलब जो आपका लेंथेनाइड है इसमें 4f 5d और 6s इसमें ऊर्जा का अंतर पाया जाता है, जबकि बच्चों इसमें यदि 5f 6d 7s में ऊर्जा का अंतर बहुत कम पाया जाता है, इसलिए ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। सिंपल है, एक ही रीजन है, ज्यादा लंबा चौड़ा रीजन नहीं रहता है। उसको समझने का नजरिया है कि आप किस नजर में समझ रहे हो। इसमें यह बताया गया, थोड़ा सा मैं चर्चा कर ही लेता हूं भाई, क्वेश्चन ही है तो थोड़ा मैं आपको समझा ही देता हूं। मैं लेंथेनाइड के समूह की बात करता हूं, पहले लेंथेनाइड, फिर बात करूंगा एक्टिनाइड। ठीक है, लेंथेनाइड में यह कहा गया बच्चों कि इसमें जो आपका 5f है
और 4f है, 5d है, 6s है। इसमें ऊर्जा का अंतर ज़्यादा पाया जाता है, जबकि इसमें 5f, 6d और 7s इसमें ऊर्जा का समानता पाया जाता है। तो जब ऊर्जा का अंतर ज़्यादा पाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम होगी, इसलिए परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था कम दर्शाएगा। लेकिन इसमें ऊर्जा का समानता है, इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन f के भी कूदने की क्षमता रखते हैं, इसलिए बच्चों यहाँ पर ज़्यादा परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप उत्तर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहोगे इसका PDF बनाकर टेलीग्राम में शेयर करूं, वो भी मैं कर दूंगा। आप लोग जैसा भी चाहे ना वो तो बताइएगा, आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार हूं। ठीक है बच्चों, यार थकावट आने लगता है लगभग। ये ऐसा होता है ना बच्चों की 1-1 मिनट में, मतलब ऐसा नहीं कि रुक रुक कर, थोड़ा फास्ट सुपर फास्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लेना होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा आयन जलीय विलयन रंगीन होगा? रंगीन वही होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कॉपर और पॉजिटिव में आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, आपने पढ़ा है अभी। तो बच्चों स्कैंडियम 3 पॉजिटिव इसमें भी अयुग्मित नहीं है, तो ये 2 में अयुग्मित नहीं है, बाकी सब में अयुग्मित है। आप लोग लगा लेना। तो जिसमें अयुग्मित होगा वो रंगीन आयन बनाएगा, जिसमें अयुग्मित नहीं तो रंगीन आयन नहीं बनाएगा। सिंपल, और कुछ भी नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये चीज बच्चों लेंथेनाइट संकुचन जो है ये क्वेश्चन मैंने करा चुका है। लेंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं, कारण, और अभी इसके पहले भी क्वेश्चन आया था। ये वाला प्रश्न तैयार करो। ठीक है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर। भाई डी ब्लॉक के तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करे उन्हें डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं, और जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में प्रवेश करते हैं बच्चों उन्हें क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व या आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें डी ऑर्बिटल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें डी कक्षकों में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कई आक्सीकरण अवस्थाएं बना सकते हैं, विभिन्न आयन बना सकते हैं, और इनकी मुख्य आक्सीकरण अवस्था +2 होती है, इसमें +6 होती है। इसकी परमाणु संख्या 21 से 112 तक होती है, इसकी परमाणु संख्या 57 से 103 तक होती है। ये थोड़ा डिफरेंस मजेदार नहीं है, मैं आपको बढ़िया डिफरेंस दिखाता हूँ। चलो कहाँ गया नोट्स भाई, हालांकि मैंने कराया था बच्चों, इसलिए सोचता हूँ कि बेहतर रूप से तैयार करें। तो ये अंतर है। ठीक है, चलो आ ही गया। दोनों अंतर आप स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट, जो कि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इसलिए समझाना जरूरी था। इसको साइड करो भाई। चलो देखो जरा, डी ब्लॉक में n और n-1 अपूर्ण होते हैं, f में 3 अपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करते हैं, f में अंतिम इलेक्ट्रॉन f में प्रवेश करते हैं। ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं डी ब्लॉक, ये अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, ये बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ये भी परिवर्ती दर्शाते हैं, लेकिन ये ज्यादा मात्रा में। ये तत्व स्थायी होते हैं, ये कम स्थायी होते हैं। अब कितना चाहिए, 2 ही अंतर तो है, 3 अंतर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना हो तो लिख लेना। अरे यार ऐसे ही पढ़ना होता है बाबू, ऐसे ही। लेंथेनाइट एक्टिनाइट की बात करता हूं। लेंथेनाइट में 4f में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, इसमें 5f में एक्टिनाइट में। ये तत्व लेंथेनम के बाद आते हैं इसलिए लेंथेनाइट कहलाते हैं, एक्टिनियम के बाद आते हैं एक्टिनाइट कहलाते हैं। ये चीज मैंने करा दी है लेकिन फिर भी करा रहा हूं। इसमें +3 सबसे ज्यादा, +2 +4 ऑक्सीकरण इसमें ज्यादा मात्रा में, 4 5 6 7 यहां तक चलता है। ये परमाणु आकार में कमी होती है तो लेंथेनाइट संकुचन कहलाता है, इसमें एक्टिनाइट संकुचन कहलाता है। लेंथेनाइट संकुलायन बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, संकुलायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक रखता है। ऑक्सोआयन ये नहीं बनाता लेंथेनाइट, जबकि ऑक्सोआयन बनाती है। अब क्या चाहिए, वीडियो रोक लो, पढ़ लो, बीच में रोक लो भाई कि नहीं सर हमें ऐसा पढ़ना है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना, ये क्वेश्चन बनता है यार, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं सोचा करा देता हूं, इसमें अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। समझ रहे हैं? चलिए इसके बाद क्वेश्चन यदि यहां से पूछा जाए कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम, संकेत एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं अब समझाने वाला नहीं हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11th क्लास में पढ़ लिए हो। यहां पर देखो क्या है, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है परंतु जिंक संक्रमण तत्व नहीं, किस आधार पर कह सकते हो? हम एक आधार पकड़ते हैं जिसमें डी अयुग्मित है उसे हम संक्रमण तत्व मानते हैं, जिसमें डी अयुग्मित नहीं है उसे संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। डी में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, संक्रमण तत्व कहलाएगा। संक्रमण मतलब किसी से बंध बनाने की क्षमता रखेगा, जोड़ सकता है, लेकिन इसमें डी में पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे 3d10, तो इसमें डी पूर्णता भरा, इसलिए संक्रमण तत्व नहीं माना जाएगा। ये चीज होता है और कुछ भी नहीं है बच्चों। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा पूछा भी नहीं जाएगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूं इतना यदि आप तैयार कर लिए,
आज जितना मैंने कराया उतना यदि आप तैयार कर लिए तो इससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। परिवर्तित संयोजकता रंगीन आयन का निर्माण चुंबकीय गुण, बताओ क्यों परिवर्तित रंगीन आयन बनाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो आपको यदि कुछ नहीं बनना है तो इतना आप समझ लेना कि यदि किसी भी परमाणु में डी कक्षक अयुग्मित है तो उसमें डी संक्रमण पाया जाता है, अर्थात डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं तो दृश्य प्रकाश क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, और जिन रंगों को अवशोषण नहीं करते वो उत्सर्जित होता है, वो हमें दिखाई देता है, जिस कारण से जो आयन है वो रंगीन रूप से दिखाई देते हैं। इतना तो लिख सकते हो और कुछ भी नहीं है। चुंबकीय गुण क्यों होता है भाई, चुंबकीय गुण क्या कारण है, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण आप लिखोगे संक्रमण धातुएं मुख्यतः अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो आपके संक्रमण तत्व हैं उनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो चुंबकीय गुण भी बढ़ता है। जैसे आयरन कोबाल्ट निकिल में बात करें तो फेरो चुंबकीय है, समझ रहे हैं, ये चीज होता है बच्चों, बहुत ज्यादा परेशान मत होना, इसका उत्तर सब लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है, देखो जरा, क्या कारण है संक्रमण धातुएं समानतः रंगीन आयन बनाती है। देखो जो मैं अभी तक समझाया हूं वही यहां पे लिखा होगा। जिन संक्रमण तत्वों में डी कक्षक एकदम रिक्त अथवा पूर्ण रूप से भरे होते हैं वो रंगहीन होते हैं। एकदम रिक्त मतलब कोई है ही नहीं है, जब है ही नहीं है तो कहां से संक्रमण होगा, और यदि पूर्ण भरे हैं तो भी संक्रमण नहीं हो सकता, ठीक है। जिन संक्रमण तत्वों में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश के कुछ ऊर्जा ग्रहण कर ऊंचे सतहों पर चले जाते हैं और प्रकाश की वह ऊर्जा दृश्य भाग में पड़ती है, अतः इनसे परावर्तित प्रकाश श्वेत नहीं रह जाता क्योंकि उनमें कुछ अन्य इनके अवशोषित कर लिया जाता है, अतः आयनन रंगीन बनता है। आयनन का रंग उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है। कितना बढ़िया समझाया है कि भाई यदि जिसमें डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, या तो डी कक्षक में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हैं, या तो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, या तो डी कक्षक में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हैं, दोनों स्थिति में डी संक्रमण नहीं पाया जाएगा, क्योंकि जब जिसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डी कक्षक के कहां डी कक्षक में कूदने की क्षमता होगी, और जिसमें पूर्ण भरे हैं तो जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यदि किसी डी कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है या डी कक्षक में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो डी संक्रमण नहीं पाया जाएगा, और जब डी संक्रमण नहीं पाया जाएगा तो भाई वो रंगीन आयन नहीं बना सकते, वो रंगहीन होते हैं। लेकिन यदि डी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है डी कक्षक में, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कक्षक पूर्ण रूप से नहीं भरा है, तब वो जो इलेक्ट्रॉन है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पे जाते हैं तो दृश्य प्रकाश से प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिनमें से कुछ रंगों को अवशोषित कर लेते हैं लेकिन कुछ रंगों को उत्सर्जित कर देते हैं, अवशोषित नहीं करते हैं। वही रंग हमें दिखाई देता है। इस कारण से हम कहते हैं कि भाई डी ब्लॉक के तत्व जो संक्रमण धातुएं हैं वो रंगीन यौगिक बनाती हैं, रंगीन आयन बनाती हैं। इसके बाद यदि अगला प्रश्न देखा जाए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दीर्घ उत्तरी, जो कि आप इसके पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं कि क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक होते हैं। तो ये चीज पहले जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया जाता है, दीर्घ उत्तरी में भी लघु उत्तरी। क्वेश्चन बैंक है 2023 का एमपी बोर्ड के लिए। हालांकि ये जो क्वेश्चन मैंने जितना समझाया वो अदर स्टेट के बच्चे भी तैयार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एमपी बोर्ड वाले बच्चे ही पढ़ें, ऐसा नहीं है। आप लोग किसी भी स्टेट से आप बेहतर रूप से तैयार कर सकते हैं। देखिए जरा, संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक होती हैं क्योंकि इन धातुओं में रिक्त डी कक्षक की उपलब्धता और परिवर्तित संयोजकता व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित के कारण अस्थायी माध्यमिक यौगिक का संकलन बनाने की प्रवृत्ति होती है, अतः यह निम्न सक्रियण ऊर्जा के विकल्प प्रदान करते हैं। और भैया जो हमारे पास अभिकारक आता है उन्हें पृष्ठीय क्षेत्रफल एक प्रकार से प्रदान करते हैं, जिससे अभिकारक सक्रिय रूप से अभिक्रिया को संपन्न कराता है। बस इतना ही है। सबसे बड़ा कारण है इस चैप्टर में डी ब्लॉक के तत्वों में भैया रिक्त डी ऑर्बिटल। रिक्त डी ऑर्बिटल के बिना कुछ भी नहीं है। हर एक प्रश्न के उत्तर में आप रिक्त डी ऑर्बिटल की आप देख चुके हैं कितना महत्वपूर्ण स्थान है भाई साहब। यदि किसी समूह में रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं है तो किसी काम का नहीं, उसे तो संक्रमण तत्व माना भी नहीं जाता। जैसे हम जिंक की बात करते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, उसे हम संक्रमण तत्व मानते भी नहीं है।
ये चीज होता है। इतना तैयार कर लेना जितना मैंने समझाया। हो सके तो आप लोग चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ लेना बच्चों, कभी कभी आ जाता है चुंबकीय गुण, ये चुंबकीय गुण से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो उसमें भैया आकर्षण की क्षमता होगी, चुंबकीय गुण पाया जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो चुंबकीय गुण भी बढ़ता है। आयरन कोबाल्ट निकिल में फेरो चुंबकीय पाया जाता है, जिसका फार्मूला m बराबर n+2 है ना, ये आपका फार्मूला था चुंबकीय आघूर्ण का बच्चों। तो इसे भी तैयार करना होगा तो कर लेना। आखिरी प्रश्न है और इतने में मैं गारंटेड कहता हूं जितना मैंने आज समझाया है इतना यदि आप तैयार कर लेते हैं बच्चों तो कोई नहीं रोक सकता है आपको अच्छे नंबर के लिए। एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, मजा आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।